Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। और 10वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम सेकंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, यूनिट 2.6। इसका टाइटल है वर्ल्ड हेरिटेज। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं अंसारी राशिद अख्तर इस नए वीडियो के साथ आपके साथ। वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी सकाफती वर्षा। आलमी सकाफती वर्षा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कमिंग टू ऑन द स्क्रीन। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसका एब्रिविएशन होता है यूनेस्को। यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है वो तय करता है कि कौन से मकामात, कौन से साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जाएंगे, यानी आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किए जाते हैं। और उसे शामिल करने के लिए क्या देखा जाता है, टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। कैसे मकामात जो इंसानी जिंदगी पर या चाहे वो कल्चरल हो, तहजीबें हो या फिर नेचुरल हो, तो दोनों तरीके से अहमियत का हामिल हो। As such sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO's World Heritage Committee। और ऐसे जो मकामात होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे सामने दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत हिफाजत का, उनकी देखरेख का, उनको मेंटेन रखने का काम जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के यूनेस्को के जरिए बनाई गई एक कमेटी है जो इसकी देखरेख का काम अंजाम देती है। आगे बता रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली और नेचुरली, दे आर इन टाइप and include forests. They vary in type and include forest, lakes, monuments, buildings and cities. वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी सकाफती मकामात, इसमें कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं? इट वेरीज ना, वो वेरी करता है, अलग अलग है। वो नेचुरल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। और उसमें कौन सी चीजें शामिल हैं? फॉरेस्ट भी शामिल है, जंगलात हो, लेक्स झीलें हो, मॉन्यूमेंट्स यानी कोई ऐसे तारीखी इमारतें हो, बिल्डिंग्स हो या सिटीज हो, सभी चीजों को उसमें शामिल किया हुआ है जो नेचर या कल्चर को डिफाइन करती है सिग्निफिकेंटली। तो इन तमाम चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जाता है। नेचुरल या कल्चरल के अलावा एक चीज और इसमें खास है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज, है ना। किसी को उसमें कल्चर रहेगा या नेचर रहेगा ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों चीजें भी शामिल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट Aung San in China,
चाइना का जो माउंट हॉक्शन है, जिसकी तस्वीर हमारे सामने यहाँ पर नजर आ रही है, इट इज a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. ना यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे सामने कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो चाइना का ये जो पहाड़ है वो दोनों तरह से अहमियत का हामिल है कि वहाँ पर कल्चर भी परवान चढ़ा और साथ ही साथ वो नेचुरल फिजिकल लैंडस्केप, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो खसूसियात हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इस तरह से उन्हें दोनों मिक्स जो है तो उसमें शामिल किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये जो वर्ल्ड हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, आलमी सकाफती मकामात, इनकी शुरुआत कब होती है? Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, monument for its actual creation was not until the 1950s. हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये सोचा जा रहा था कि हमें इन मकामात की हिफाजत करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसकी शुरुआत जो है वो 1950 के बाद ही हो सकी। 1950 में जब अक़वाम मुत्तहिदा को तश्कील किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा बना, तो उसके बाद ही असल में उस पर काम होना शुरू हुआ। उसकी शुरुआत का भी एक वाक़या यहाँ पर दिया हुआ है। इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द असवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। ओके, यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, 1954 यानी 1954 में इजिप्ट ने, मिस्र ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि असवान हाई डैम्स, जो दरिया नील के ऊपर, उन्होंने एक डैम तामीर करने का प्रोग्राम बनाया ताकि दरिया नील का पानी जो समुद्रों में बह जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके और उसे जमा करके उसे यूज में लाया जा सके। लेकिन the initial plans for the dam's construction would have flooded the valley containing the Apu Simbel temple and scores of ancient Egyptian artifacts. Okay? यहाँ पर जब उस डैम के बनाने का जो प्लानिंग हो रही थी, तो उस प्लानिंग के हिसाब से जब ये डैम बनेगा तो that would have flooded the valley. उसकी वजह से वो जो वैली है, जो वादी का इलाका है, जिसमें अबू सिंबल टेम्पल्स हैं, ये जो टेम्पल्स हमें नजर आ रहे हैं, ये टेम्पल्स और स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स यानी मुजस्समे, बर्तन, स्टोन वगैरह, जो तारीखी, जैसा नीचे यहाँ तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है, ये स्कोर्स ऑफ का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें वहां पर थी। वो सब उस डैम की वजह से मुतासिर हो सकती थी, उस डैम के जरिए वो बर्बाद हो सकती थी। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ये आलमी सकाफती जो मकामात हैं, जो वर्सा है, उसकी तारीख क्या है। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि in 1959 यानी 1959 की ये बात है, to protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for dismantling and movement of the temples to higher ground. क्या बता रहे हैं कि 1959 में वो जो इजिप्शियन टेम्पल्स थे और जो आर्टिफैक्ट्स थे, उनको बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। वो लॉन्चिंग, उस प्रोग्राम क्या था, उस प्रोग्राम के जरिए से उन्होंने एक कैंपेन, एक मुहिम लॉन्च की और उसके जरिए लोगों को ये पैगाम दिया, द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ टेम्पल। ना डिसमेंटलिंग, नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है डिसअसेंबलिंग और पुलिंग डाउन, यानी किसी चीज को
तोड़ देना या किसी चीज को अलग अलग कर देना, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है? ताकि उसको दोबारा से तामीर किया जा सके। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेच्यूज बने हुए हैं उसका डिसमेंटलिंग का प्रोसेस हो रहा है। कैसे किया जा रहा है कि जो स्टेच्यूज हैं उसको बड़े बड़े टुकड़ों में उसकी कटाई की जा रही है और फिर उसको बाद में फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो ये डिसमेंटलिंग का प्रोसेस जो है 1959 में यूनेस्को ने शुरू किया। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million, $40 million of which came from 50 different countries। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए यानी इन जो टेम्पल्स को ऊंचे मकामात पर ले जाने के लिए कुल जो खर्च एस्टिमेट किया गया था उसकी जो रकम है वो तकरीबन 80 मिलियन तक ये रकम जा रही थी और $80 मिलियन तक ये रकम जो जा रही थी उसमें से नियर अबाउट 40 मिलियन जो है वो अलग अलग ममालिक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसे 50 डिफरेंट कंट्रीज थे जिन्होंने इस काम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी तरफ से उसके अखराजात बर्दाश्त किए। यानी वो जो कमेटी है उसने जब लोगों के सामने, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जब अपनी लोगों के सामने मुद्दा उठाया तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तरह से 50 मुल्कों ने मिलकर $40 मिलियन की रकम जमा की। आगे बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, ये प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो गया, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। जब ये 1959 का ये जो प्रोजेक्ट और ये कैंपेन उनका सक्सेसफुल हो गया तो उसके बेस पर यूनेस्को ने और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इन दोनों ने मिलकर इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत करना, आगाज करना। उन दोनों ने मिलकर एक कन्वेंशन की शुरुआत की ना। वो कन्वेंशन क्या था? उन्होंने ये तय किया कि टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक आलमी सतह की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज ना। जो दुनिया भर के जो सकाफती चीजें हैं उन सकाफती चीजों को बचाने और उन तहजीबों को कायम रखने के लिए उस पर काम कर सके, उसकी जिम्मेदारी उस अदारे पर हो। इन 1965 आगे बता रहे हैं कि शॉर्टली thereafter in 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites। यहाँ पर जब बात चली कल्चरल की तो उसके साथ साथ एक चीज और आई। क्या हो गया कि 1959 में जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो उसके बाद 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस जो है तो यूनाइटेड स्टेट्स में रखी गई, जिसका टाइटल जो था वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। और उसका मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स, कि दुनिया भर के जितने भी कल्चरल साइट्स हैं, ऐसे मकामात हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। और इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स ना। सीनिक सीन से बना हुआ है, जो ऐसे मकामात हैं जिनको जो अपने आप में काबिल दीद देखने के लायक जो मकामात है उनकी भी हिफाजत का फैसला उस मीटिंग में किया गया। आगे है इन 1972 finally in 1968 the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972। 1972 में जो ह्यूमन इन्वायरमेंट
पर स्वीडन में स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ये भी एक अदारा है जो नेचर के कंजर्वेशन पर, यानी कुदरती माहौल और कुदरती चीजों को बाकी रखने पर उनके कंजर्वेशन, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करता है। उसने भी ऐसे ही मकासद को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया 1972 में, यानी उसने भी ऐसी ही बातें की कि हमें हिफाजत करना चाहिए ना। यहाँ पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें उस कॉन्फ्रेंस की फोटो हमें नजर आ रही है। Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। और फिर ये जो गोल्स जब वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए तो उन गोल्स को अडॉप्ट कर लिया गया। यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, यूनेस्को जो उसकी जो मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना दिया। उन्होंने कबूल कर लिया कि ये सारा काम भी हम देखेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे। आगे है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या होता है तो उसके बारे में है कि टुडे the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site। ना कि सारी दुनिया में किस मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना चाहिए, इस लिस्ट को फाइनल करने का काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। ये जिम्मेदारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को दी हुई है, जो यूनेस्को की तरफ से ये देखती है कि किन मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर करना चाहिए। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly। यहाँ पर उसका प्रोसेस किस तरह से वो कमेटी होती है और वो कैसे काम कर रही होती है। तो कमेटी जो है वो साल में एक मरतबा उनकी मीटिंग होती है। उस कमेटी में देर आर 21 स्टेट पार्टीज, ना मींस वी कैन से 21 मेंबर्स, और वो जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर 6 years। 6 सालों के लिए उनका इलेक्शन होता है, 6 सालों के लिए उनका इंतखाब होता है। और हर मेंबर जो कुल 21 मेंबर्स वहां पर है, वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के जनरल असेंबली के जरिए इनका इंतखाब होता है और वही लोग ये तय करते हैं कि किन मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल करना चाहिए। द स्टेट पार्टीज आर then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List। अब यहाँ पर वो जो कमेटी होती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? इट इज देन रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई, कि वो ऐसे मकामात को शनाख्त करे, पहचाने, गौर खोज करे, देन नॉमिनेटिंग, है ना, उनको नामजद करे विद इन देयर टेरिटरी, अपने अपने इलाकों में, है ना, उनको अलग अलग इलाके दिए हुए हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए किस जगह को लिया जाना चाहिए, वो ये कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको देखे, उसकी शनाख्त करे और फिर उसको शामिल करे। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ना किसी भी मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करने के लिए क्या तरीका होता है, तो उस पर एक शॉर्ट में यहाँ पर कुछ डिटेल से बताए गए हैं, उसके स्टेप्स बताए गए हैं। Here the 5 steps are given. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first step, which is for the country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. ठीक, सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि किसी भी मुल्क में जो मकाम है उन मकामात की एक फहरिस्त तैयार की जाए, ना, इन्वेंट्री कहते हैं
मुकम्मल फहरिस्त, एक लिस्ट बना ली जाए और उसके जरिए से ये देखा जाए कि कौन कौन से कल्चरल और नेचुरल मकामात हैं जो सिग्निफिकेंट है, अहमियत के हामिल है। दिस इज कॉल्ड tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list। है ना, एक टेंटेटिव, एक आरजी, मतलब एक सादा सी एक लिस्ट बना ली जाती है, उसके जरिए से ही काम आगे बढ़ता है। और ये टेंटेटिव लिस्ट बहुत अहमियत की हामिल होती है क्योंकि जिन चीजों का, जिन मकामात का नाम इन लिस्ट में शामिल होगा उसी को कंसीडर किया जाता है कि उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में लेना चाहिए या नहीं। वो सेकंड स्टेप उसके बाद ही फॉलो होती है। एक टेंटेटिव लिस्ट होने के बाद नेक्स्ट द कंट्रीज आर बीन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल। जब वो एक टेंटेटिव लिस्ट बन जाती है तो जिस कंट्री की चीजों को, मकामात को उसमें शामिल किया हुआ है, वो कंट्री अगर चाहे तो अपने उस मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट करने के लिए उसका नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। द थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू फॉर द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। है ना, ये दो बॉडीज हैं। कौन कौन सी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और दूसरा है द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये दोनों मिलकर हर जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है, जिन लोगों ने लिस्ट में अपनी मकामात को शामिल करने के लिए दरख्वास्त की हुई है, उसको जांच करते हैं और जांच करने के बाद दे मेक रिकमेंडेशंस, है ना, और उसकी तजवीज को तारीफ करते हैं, सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। तब जाकर वो उस जगह पर गौर फौज किया जाता है। इस तरह से ये थर्ड स्टेप हो गया। आगे है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर टू रिव्यू these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List। ना कि साल में एक मरतबा जब उनकी मीटिंग होती है तो वो कमेटी जितने भी रिकमेंडेशन, सिफारिशात आई हुई हैं उस पर गौर फौज करती है और फिर डिसाइड करती है कि किन चीजों को शामिल करना है। Then the final step is becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria। 10 selection criteria हैं, उन 10 क्राइटेरियाज में से at least one, कम से कम एक चीज को, एक शर्त पर वो पूरा उतरना चाहिए, तब जाकर किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। If the site meets these criteria, it can be then inscribed on the World Heritage List। और अगर जो चीजें उसमें उनकी कसौटियों पर, उस क्राइटेरिया पर खरी करती है, फिर उनका नाम इंस्क्राइब कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है उस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community। और एक मरतबा जब किसी जगह, चीज को, किसी मकाम को अगर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अब वो सिर्फ उस मुल्क की मिल्कियत नहीं है, बल्कि अब वो एक आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया के लिए अहमियत की हामिल एक चीज बन गई है, सभी लोग उसको अहमियत देते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट्स की किस्में, यानी जो आलमी सकाफती मकामात हैं उनकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो यहाँ पर 2009 का रेफरेंस दिया हुआ है कि 2009 as of 2009 there are 890 world heritage sites located in 148 countries। है ना, यहाँ पर मैप में हम देख रहे हैं ये 2009-10 की जो कमेटी का मैप था जिसमें इन नए मकामात को शामिल किया हुआ है। इस तरह टोटल देयर आर 890 हेरिटेज साइट्स ना, 890 जो मकामात हैं जो
वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी सकाफती वर्षा की लिस्ट में शामिल है और ये कुल 148 कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। आगे और बता रहे हैं कि 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria। ना नीचे जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं इस तरह के जो मकामात हैं कुल 689 है जो कि कल्चरल साइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें ऐसी इमारतों को जो तारीखी अहमियत की या फिर तहजीबी और सकाफती अहमियत के हमें है, जिसकी ये दो मिसाल है ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया और हिस्ट्रिक सेंटर ऑफ वियना। इसके अलावा आगे बता रहे हैं कि कल्चरल साइट्स के अलावा 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस एज द यूएस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। है ना, यहाँ पर यूएस के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जो लेफ्ट में हम देख रहे हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, और जो सेकंड पिक्चर है वहां पर उसका नाम ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है। तो ये तो ऐसे मकामात हैं जो नेचुरल हैं, जो कुदरती तौर पर तवक्को पजीर होने वाले ऐसे मकामात हैं जो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहमियत के हामिल है। 25 of the World Heritage Sites are considered mixed। 25 मकामात ऐसे थे जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड से मुराद नेचुरल एज वेल एज कल्चरल, कि वो सिर्फ नेचुरल ही नहीं थे बल्कि कल्चरल भी थे। इसमें खास करके पेरू का जो मचू पिचू ये जो साइट है वो एक मिक्स हेरिटेज है। मिक्स का मतलब वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। और यहाँ पर एक चीज और है, इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44। ना इटली में, सिर्फ इटली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इटली का मैप है। इस इटली के मैप में हम देख सकते हैं जो रेड कलर से मकामात को मार्किंग किया हुआ है, देयर आर 44 साइट्स जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। अगर हम इटली की बात कर रहे हैं तो इसी तरह हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं कि भारत में कितने मकामात हैं। तो इंडिया हैज 36, 28 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट। देखिए यहाँ पर हमारे मुल्क में भी देयर आर 36 प्लेसेस व्हिच आर कंसीडर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। और ये सारा सर्वे जो है वो 2009 का बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो उसके उस बात का दिया हुआ। और हर साल जैसा कि हम अभी देख रहे हैं तो साल में एक मरतबा इनकी मीटिंग होती है, तो ये मकामात जो है वो तब्दील होते रहते हैं। किसी चीज को शामिल किया जाता है, किसी को नहीं शामिल किया जाता। मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया भी शामिल है। These World Heritage Heritage Committee has divided the world's country into 5 geographical zones, which include 1 Africa, 2 Arab states, 3 Asia Pacific including Australia and Oceania, 4th Europe and North America, and 5th is Latin America and Caribbean। ना यहाँ पर जो जमीन की तकसीम है उसके हिसाब से ना ये जो मैप है वो तो हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इस पूरे मैप को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है, अरब स्टेट्स को एशिया से अलग किया हुआ है, जबकि एशिया को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़कर उसमें ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना का जो पूरा समुद्री इलाका है उसे शामिल किया हुआ है। और इस तरह से 5 हिस्सों में तकसीम किया है, जहां पर वो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंसिडर करते हैं। The last topic is World Heritage Sites in Danger, है ना। ये भी एक अहम टॉपिक है कि जो आलमी सकाफती मकामात है वो खतरे में है। खतरे में किस तरह से हैं? So let's see. Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain।
सो यहाँ पर जो एक नई बात हमें, जैसा कि हम नीचे की पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें वो किस तरह से खतरे में है, किस तरह डेंजर में है ना। तो बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे अहम हो जाए तो वार है ना, या फिर पोचिंग है ना। पोचिंग यानी चोरी हो जाना। जैसे देखते हैं बहुत सारे जो तारीखी मकामात है, वहाँ के जो मुजस्सिम वगैरह होते हैं, लोग उनको पूरे तरह लेकर चले जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। या फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी होता है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा, या फिर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन के लोगों ने बहुत सारे जगहों पर जो है तो बस्तियां बसा ली है, शहर बना लिए हैं। इसके अलावा हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक होता है, या फिर पॉल्यूशन और एसिड रेन जैसी जो चीजें हैं वो भी अफेक्ट करती है इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। उनकी हिफाजत और उनकी देखरेख एक मुश्किल अमल बन गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger। देखिए उसके लिए एक अलग से लिस्ट बना ली गई है, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund ना। जो ऐसी जगह है, जो ऐसे मकामात हैं, उनकी अलग से लिस्ट बना ली गई है और फिर उसके लिए एक फंड जो है वो तश्कील दिया हुआ है। और वहां से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कोशिश करती है कि उन जो तारीखी सकाफती मकामात हैं उनकी हिफाजत की जा सके और उनको बचाया जा सके। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और टू रिस्टोर द साइट ना। अलग अलग प्लानिंग चल रही है, अलग अलग मंसूबे चल रहे हैं जिसके जरिए से उनकी हिफाजत का काम किया जा रहा है। If, however, इन सब के बावजूद भी a site loses the characteristic which allowed for it to be originally included in the World Heritage List। अगर किसी चीज को, किसी मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है और वो खासियत है, वो सिग्निफिकेंस उस मकाम में अब बाकी ना रहे, तो ऐसे में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, they can choose to delete the site from the list। वो लोग उसे उस लिस्ट से खारिज भी कर सकते हैं। To learn more about World Heritage Sites, visit the World Heritage Center's website। ना वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का जो वेबसाइट है, जिसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है whc.unesco.org। इस वेबसाइट पर हम जाकर और भी उसकी तफसीलात देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर वर्ल्ड हेरिटेज किस तरह से पूरा उसका सिस्टम काम करता है उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे थे। ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। वीडियो में जो बातें ना समझ आ रही हो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।